पाचन तंत्र के अंग हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें हमने सबसे पहले देखा था मुख एवं मुख गुहा। ठीक है, दूसरा ऑर्गन क्या था? दूसरा ऑर्गन हमने देखा था इसमें ग्रसनी एवं ग्रास नली। तीसरा हमने क्या देखा था इसके अंदर? आमाशय की बातें थी इसमें। ठीक है, चौथा क्या था इसके अंदर? चौथा हमने छोटी आंत देखा था। पांचवा बड़ी आंत की हमने बातें की थी। ठीक है, हो गया। छठा जो था मलाशय एवं मलद्वार। इतनी चीजें हमें देखनी थी इसके अंदर, जिसके अंदर हमने मुख और मुख गुहा के विषय में बातें कर ली है ना, क्योंकि सारे तो प्रेजेंट है नहीं, तो थोड़ा सा पीछे की बातें रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसको कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट हो ही जाएगा, छोटी छोटी बातें बची हुई है। मुख और मुख गुहा में हमने क्या देखा था? क्योंकि हम लोग जो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं, तो पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है वो हमने नहीं देखना है अभी। पाचन की प्रक्रिया हम इसके बाद फिर सारी चीजों को देखेंगे दोबारा कि मुख में पाचन कैसे होता है। अभी हम मुख के अंदर कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है, तो इसके अंदर हमने क्या देखा था? इसके अंदर हमने देखा था कि जो मुख्य रचनाएं हैं, एक जीभ हो गया, दूसरा दांत हो गया। ठीक है, तो ये दो चीजें जो थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी। जीभ किस तरह से पाचन क्रिया में हेल्प करता है? तो ये भोजन को चलाने में, लाड़ना जिसको बोलते हैं हम आमतौर पे, तो भोजन को लाड़ने में हेल्प करता है। दूसरी बात ये क्या करता है? भोजन के अंदर सलाइवा मिक्स करने का काम कराता है। दांत जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन कहीं ना कहीं है, क्योंकि पाचन की शुरुआत हम जानते हैं कि मुंह से ही होता है, और उसमें भी पाचन का मतलब क्या है? तोड़ना। भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना। तो पहले भोजन टूटेगा तब तो अणु टूटेगा, तो भोजन को तोड़ने में काम करता है दांत। और दांत के अंदर हमने देखा था स्ट्रक्चर, और दांत का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 1 2 3। 2 1 2 3 हमने देखा था। इसका फॉर्मूला 2 1 2 3, इसमें क्या था? आई सी पी और एम, यानी इंसीजर 2, कैनाइन 1, फिर प्री मोलर 2 और मोलर 3। इतने 4 प्रकार के दांत थे, और उसमें चारों प्रकार में ये 8 दांतों का एक सेट होता है। 8 दांतों का, ये बीच से लेकर के ऊपरी जबड़े में दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ, निचले जबड़े में भी ऐसे बीच से लेकर के दाहिनी और बाईं तरफ 8 दांतों का सेट होता है वयस्क में। ये वयस्क की बातें थी। वैसे बच्चों में हमने देखा था कि टोटल दांत उसमें 20 होते हैं। ठीक है, वो 20 दांत जो है 6-7 साल के एज तक रहते हैं, जिसको हम दूध का दांत बोलते हैं, यानी मिल्क टीथ कहा जाता है। 6-7 साल के बाद तक झड़ जाते हैं, उसके बाद फिर ये परमानेंट टीथ उगता है उनके अंदर, जिनकी संख्या 32 होती है टोटल, है ना। 8-8 दांतों का चार्ट सेट। चलिए, इतनी बातें थी। उसके बाद आ जाइए ग्रसनी और ग्रास नली में हमने क्या देखा था? ग्रसनी की अगर बात करें तो ये जंक्शन का काम करता है। कहाँ पे जंक्शन का काम करता था? बताया था मैंने कि मुंह में जो लिप भी होता है ना, लटकता हुआ सा एक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे मुंह और नाक, ये दोनों कहीं ना कहीं वहां पे मिलता है। ठीक है, उसका जंक्शन होता है कहीं ना कहीं, तो वो भाग जो है वो ग्रसनी है। और उसके बाद जो है ग्रसनी खुलता है ग्रास नली में। मुंह खुला ग्रसनी में और ग्रसनी खुला ग्रास नली में, कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सब एक दूसरे में जाकर के खुलती है। ग्रास नली क्या है? हमने देखा था इसको अंग्रेजी में इसोफेगस कहा जाता है, और ये लगभग 10 से
ग्रास नली की अगर बात करें तो 10 से 12 इंच लंबी एक नली है। इंचेस लंबी एक नली है, और मैंने बताया था कि एक वलय जैसे स्ट्रक्चर से बनी हुई। बहुत सारे इसमें रिंग जैसे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे जो क्या करते हैं, क्रमाकुंचन या यूं कहें कि संकुंचन में हेल्प करते हैं, भोजन को अंदर की ओर निगलने में, धकेलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसी नली के जस्ट पीछे एक और नली होती है जिसको हम ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। विंड पाइप भी उसी को कहा जाता है, हिंदी में उसको श्वास नली बोलते हैं। ग्रास नली और श्वास नली दोनों है, मतलब दोनों गुजरता एक ही पाथ से है, लेकिन श्वास नली जो है ग्रास नली के जस्ट पीछे होता है, एक ही पाथ से गुजरता है। कहने का ये मतलब कि दोनों गर्दन से ही होकर के गुजर रहा है। अब देखो, ग्रास नली में अगर मान के इसमें अगर हवा चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या क्या है कि जब श्वास नली में अगर भोजन घुस जाएगा तो समस्या हो जाएगी, भोजन फेफड़े में चला जाएगा और फिर इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो उससे बचने के लिए यह भी दैवक देन है, यानी कि नेचुरली एक स्ट्रक्चर होता है ग्रास नली और ग्रसनी के पास, ग्रास नली और श्वास नली को अलग करने के लिए घाटी ढक्कन, एपिग्लॉटिस बोलते हैं शायद उसको इंग्लिश में। अब वो क्या होता है, वो क्या करता है, वो इधर से उधर दोनों नलियों को, एक को बंद करेगा तो एक को खोल के रखेगा। नॉर्मली जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है कि सांस नली को बंद कर देता है, सांस नली बंद, अब ये नहीं कि हमेशा के लिए बंद कर देता है, वो कुछ क्षणों की बात है। सांस नली को बंद कर देगा तो क्या होगा, उसमें भोजन के, अब ये भोजन के टुकड़े नहीं जाएंगे। और कभी कभार जल्दबाजी में आदमी खाता है, विशेष तौर पे आप छोटे कण की बात, जैसे चावल वगैरह खाते हैं और जल्दबाजी में खाइएगा तो आदमी सरक जाता है। तो क्यों सरकता है, क्योंकि वो घाटी ढक्कन जो है सही से काम नहीं कर पाया, या यूं कहे कि जल्दबाजी में क्या हुआ कि वो जब तक बंद होता तब तक चावल घुस गया सांस नली के अंदर। तो उस समय क्या होता है, ये भी नेचुरल है, उस समय तेजी से हमें खांसी आती है, छींक जैसा कुछ आता है, और वो फिर सांस नली से बाहर फेंक देता है, चावल का टुकड़ा जो अंदर घुसा था उसको बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, नहीं घुस सकता है, उसमें घुस जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा फिर। चल, उसके बाद था हमारा तीसरा ऑर्गन स्टमक। स्टमक यानी कि आमाशय। ये जो है, ये हमने देखा था कि एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, इसका हमने देखा था 3 भाग होता है। ठीक है, कार्डियक, फंडियक और पाइलोरिक। हिंदी में फिर भूल गया मैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जठरागम, जठर निर्गम, और तीसरा फंडस था, है ना। हाँ, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से थे, जठरागम। अब जठरागम जो है कह सकते हैं कि सबसे ऊपर वाला पार्ट है। आगम का मतलब होता है आना, मतलब आमाशय का जो है हम बोल सकते हैं कि सब ऊपर वाला ओपनिंग, जहां से ग्रास नली जाकर के आमाशय में खुलता है। ठीक है, तो उसको जठरागम बोल देंगे। बीच वाला भाग क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फंडस। और तीसरा भाग क्या था, जठर निर्गम, जठर निर्गम। ठीक है, तो ये है कुल मिलाकर के बातें। उसके बाद निर्गम है ना, था बुक तो नहीं होगा किसी के पास है, निर्गम है था, जठर निर्गम ही बोलते हैं। तो ये 3 भाग थे। ये भाग क्या था, ये भाग फिर जाकर के, अच्छा आमाशय के अंदर अगर बात करें तो आमाशय के अंदर आपको फिर से एक ग्रंथि की बात आ जाती है, जठर ग्रंथि जिसको बोलते हैं। जठर ग्रंथि एक विशेष रस का सिक्रेशन करता है जिसको जठर रस बोलते हैं। ठीक है, ये बातें, वो बातें तो हम फिर आगे करेंगे, जठर मतलब ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद ग्रंथियां पढ़नी हमको। तो जठर निर्गम, जठर आगम और फंडस, ये तीनों थे आमाशय के अंदर, 3 स्ट्रक्चर्स। उसके बाद देख लो, हमारा अगला स्ट्रक्चर था छोटी आंत। छोटी आंत को भी हमने बांटा था 3 भाग में। ठीक है, कौन कौन सा था, इलियम, ड्यूडेनम और जेजुनम, 3 भागे थी। ठीक है, इलियम, ड्यूडेनम और जेजुनम, ये छोटी आंत के भाग है। छोटी आंत की अगर बात करें तो हमने देखा था ये पतली होती है। देखो, छोटी और बड़ी कहने का मतलब खाली उसके मोटाई से है यहाँ पे।
छोटी आंत पतली होती है ना। हाँ, कह सकते हैं कि इस बहुत से बहुत इस मोटाई की होगी, कनगुड़िया अंगुली के मोटाई की। बड़ी आंत उससे ज्यादा मोटी होती है। लेकिन लेंथ की अगर बात करें तो छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 मीटर या 20 फुट के आसपास की होती है लगभग। ठीक है, 6.5 से 7.5 मान लो और 20 से 22 फुट मान लो, लगभग 7 मीटर या 20 फुट के आसपास छोटी आंत की लंबाई होगी। ठीक है, और वो एक बहुत ही कुंडलित रचना में होती है। अच्छा, इसी की बात अगर करें तो छोटी आंत के इलियम में, छोटी आंत के इलियम में एक विशेष प्रकार का, मतलब असंख्य, ये एक दो नहीं, बहुत सारे, बहुत बड़ी संख्या में रसांकुर पाए जाते हैं। मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम रसांकुर बोलते हैं। आगे चल के हम लोग इसका ये पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, ऐसा कुछ होता है रसांकुर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें रक्त वाहिनियां होती हैं। मतलब आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं, बाल के जितने पतले पतले, या मे भी इससे भी पतला पतला। ठीक है, उनका बहुत ही बड़ा योगदान है अब्जॉर्प्शन में। थोड़ा सा इसको समझते हैं। बात हम लोग पहुंच चुके हैं, डिवीजन हो गया पीछे की, अब आगे बातें करते हैं थोड़ी बहुत। देखो, रसांकुर की जो बात अगर करें हम, तो ये अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। अब भोजन आदमी ने किया, अब अवशोषण का काम भी जो है, मैंने बताया कि मुंह से शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं मुंह से भी अवशोषण होता है। शायद आप लोगों को मैंने बताया था कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका अवशोषण मुंह से शुरू होगा। जैसे जिसको हार्ट की बीमारी है ना, तो हार्ट की बीमारी वाले व्यक्ति को एक गोली दी जाती है नाइट्रोग्लिसरीन की। वो गोली जीभ के नीचे वो लोग रखते हैं। अगर कभी ब्लड प्रेशर हाई हो गया या हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन बनती है, तो वो गोली आदमी जीभ के नीचे रखता है और धीरे 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 बीपी कंट्रोल हो जाता है। उसको तो निकला भी नहीं, गोली को निकला भी नहीं, तो उस दवाई का असर कैसे हो गया। या यूं कहें कि जो खैनी खाने वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनको झुनकी कैसे आती है, खैनी खाने का नशा उनको कैसे। ऐसा तो नहीं है कि खैनी को निगल जाता है लोग, आपने कोई अकड़ब टाइप का व्यक्ति होगा, उसी को शायद आपने देखा होगा कि खैनी निगलता है, नहीं तो खैनी आदमी लोल में रखता है और वहीं से उसको नशा आ जाता है। तो कैसे हुआ, खैनी के अंदर जो तंबाकू में जो निकोटिन होता है, वो क्या हुआ, वो वहां से धीरे 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 हमारे सलाइबा में मिक्स हो गया, और सलाइबा से धीरे धीरे क्या हो गया, वो यहीं से ऑब्जॉर्ब होने लगा, मुंह से ही ऑब्जॉर्ब होने लगता है। तो एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं कुछ चीजों का मुंह में स्टार्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें आमाशय में जाकर के ही ऑब्जॉर्ब होने लग जाती हैं। जैसे हम लोग दवाई खाते हैं, तो दवाई, अगर कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी असर करने लग जाती है, मतलब यूं कहें कि 1-1.5 घंटा में आपको उसका असर देखने के लिए मिल जाएगा। 1 घंटा में भोजन पचता नहीं है। भोजन को पचने में वो डिपेंड करता है कि कौन सा चीज हमने खाया है। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10-10 घंटे लग जाते हैं। डिपेंड करता है किस चीज पे, 10-10 घंटे मतलब दूध जैसा, दूध की बात अगर करें, मिल्क प्रोडक्ट आप खाइएगा तो उसको पचने में और ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, मांस दूध के मुकाबले जो है कम समय लेता है। यूं कहे कि कुछ चीजों का मांस जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। मांस में भी अलग अलग टाइप के मांस पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा। नॉर्मली चिकन वगैरह जो है वो दूध से जल्दी पच जाता है। आपको ये हैरानी होगी ये सुन करके। खैर, पाचन, अगर हाँ अवशोषण की बात कर रहे थे, तो कुछ चीजों का अवशोषण आमाशय में हो जाता है। जैसे कुछ दवाइयां हैं जो आमाशय में गई, यहीं पे टूट गई और वहीं से वो अब्जॉर्ब हो जाती है। या जैसे हम लोग ग्लूकोज पीते हैं, तो ग्लूकोज जो है, तो ग्लूकोज को पचाने की जरूरत नहीं है। आप 7th-8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि ग्लूकोज पीने से हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है ना। तो ग्लूकोज, खाना पीना खा करके एनर्जी लेने के लिए हमको क्या चाहिए, ग्लूकोज ही चाहिए। खाना पीना हम जो खाते हैं एक ढकिया, तो उससे जो है कार्बोहाइड्रेट निकलता है, तो किस फॉर्म में, वो फाइनली ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेगा और ग्लूकोज से ही हमको मिलती है एनर्जी। वो ऑक्सीडाइज होता है, फिर एनर्जी मिलेगी। तो और यहाँ पे हमने क्या किया कि हमको पचाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने तो पचाया ग्लूकोज डाल दिया सीधे पेट में, तो वहां से गया, स्टमक में गया और वहां से सीधे उसको अब्जॉर्ब करने लगेगा हमारा शरीर। इस वजह से हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है।
तो मतलब कुछ चीजों का अवशोषण आमाशय में भी हो जाता है, लेकिन हर एक चीज की अगर बात करें तो हर चीज का अवशोषण हर जगह नहीं होता है। रसांकुर की जो बात करें, हमने जो कहा कि छोटी आंत के इलियम में रसांकुर मिलता है, रसांकुर की अगर बात करें तो ये लगभग हर एक चीज का बोल सकते हैं कि अंततोगत्वा, जैसे छोटी आंत में हम जानते हैं कि पाचन का द एंड हो जाता है, ठीक है, बड़ी आंत में पाचन से संबंधित कुछ विशेष होना नहीं है, तो छोटी आंत में पाचन का द एंड हो जाएगा, तो अवशोषण भी इसी के अंतिम भाग जो है, अवशोषण भी वहां से स्टार्ट हो जाता है, और अवशोषण भी लगभग लगभग चीजों का हो जाता है। बड़ी आंत में जाकर के जल, खनिज लवण थोड़ा बहुत जो बचता है उसका अवशोषण होता है। तो छोटी आंत की अगर बात करें तो रसांकुर में अवशोषण होने लगता है हर एक चीज का। इसमें भी सबसे ज्यादा अगर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो है फैट के एब्जॉर्प्शन में। फैट के एब्जॉर्प्शन में देखो, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गए, या फिर कुछ मिनरल्स हो गए, इन सब का एब्जॉर्प्शन करना थोड़ा सा आसान है। फैट जो है बड़ा जिद्दी चीज है। याद कीजिए पिछले चैप्टर को हम जब बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे थे तो बायोमोलिक्यूल में मैंने बताया था कि लिपिड है तो बेचारा कौन सा अणु में आएगा, ये लघु जैव अणु में आता है। लिपिड की अगर बात करें, लिपिड आता है लघु जैव अणु में, लेकिन समस्या क्या है कि इस लिपिड की जब भी हम बात करेंगे तो ये अकेले रहना नहीं पसंद करता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिया है, इसको जल से दुश्मनी है। तेल, लिपिड का मतलब क्या हो गया, हम जिसको आमतौर पे तेल बोलते हैं, वसा, तेल, घी, मोम, मक्खन, ये सब क्या है, लिपिड में आता है। तो इसको तो पानी से थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है, पानी से भागेगा, और भागेगा तो उसमें क्या करता है, ये झुंड में रहता है हमेशा। लिपिड कभी भी अकेला एक मॉलिक्यूल आपको देखने के लिए मतलब शायद ही मिले, ऐसा नहीं बोल सकते कि कभी नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा, ठीक है। वो हम जब चाहेंगे एक मॉलिक्यूल अलग करें तब जो है केमिकली कोई एक्सपेरिमेंट करके अलग कर सकते हैं। ऐसे आपको एक्चुअली हमारे पाचन तंत्र में होता क्या है, लिपिड का पहले इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन यानी कि पायसीकरण, जिसको हिंदी में बोला जाता है। आपने पायसीकरण केमिस्ट्री में सुना होगा, पायस शब्द आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, इमल्स नहीं सुना है। देखो लिपिड वैसे जो तेल, मोम, घी, ये सब हम खाते हैं, मोम नहीं खाते हैं, घी खाते हैं, तो तेल, घी, मक्खन वगैरह हम खाते हैं, या फिर ऐसे भी कभी कभी कपड़ा उपड़ा पे तेल लग जाता है, ये ग्रीस लग जाता है, मोबिल लग जाता है किसी तरह का, तो आप डिटर्जेंट में जब उसको डालते हैं, साबुन, डिटर्जेंट, जिस भी चीज से हम धोते हैं, तो आप देखिएगा कि उसको जब पानी में डिटर्जेंट में धोइएगा तो ऊपर एक अजीब छाली टाइप का, अजीब सा रहता, छाली नहीं बोल सकते, टुकड़ा टुकड़ा में होता है एक्चुअली, लेकिन अजीब टाइप का पानी के ऊपर परत आ जाएगा, वही मल्स है, वही है पायस, है ना। होता क्या है कि डिटर्जेंट उसको छिटकाने की कोशिश करता है, वो तेल जो था उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, वो लिपिड जो था उसको, और उसको जितना हो सके छोटे छोटे कणों में बदलने की कोशिश करेगा, चारों तरफ से उसको घेर लेगा, चारों तरफ से घेर लेगा उसको, और फिर खींच करके उसको बाहर, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है उसका। आपने 10th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें दिया हुआ है ये सारा का सारा, 10th के एनसीईआरटी बुक में। तो फिर इस तरह से वो बाहर आता है। कुछ ऐसा ही हमारी बॉडी में भी होता है। तो हम जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने लिपिड लिया, और वो लिपिड एक्चुअली अगर हम बात करें इसके लिवर की बात करें, लिवर की बात करें तो लिवर से कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं निकलता है। लिवर के बारे में हम बात करते हैं ना कि लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी, लेकिन लिवर से आपको जान के आश्चर्य होगा कि इससे एंजाइम कुछ भी नहीं निकलता है पाचन तंत्र में। इससे निकलता है बाइल जूस, पित्त रस बोलते हैं। लिवर के अंदर एक पार्ट है पित्ताशय, हरे कलर का आपको मिलेगा, और उससे निकलता है पित्त रस। वो पित्त रस जो है वसा का पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, वसा का पाचन नहीं करता है, वो वसा को तोड़ेगा वो छोटे छोटे कणों में, और वसा का पाचन करता है इससे निकला हुआ अग्न्याशय से एक हार्मोन निकलता है, अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से एक हार्मोन बोल दिया फिर से, पेनक्रियाज से एक एंजाइम निकलता है, एंजाइम जिसका नाम है लाइपेज, लाइपेज एंजाइम
और नाम से स्पष्ट है लाइपेज का मतलब किस पे एक्ट करेगा, ये लिपिड पे एक्ट करेगा, लाइपेज एंजाइम निकलेगा। ये लाइपेज क्या करता है, लिवर का जो बाइल जूस निकला था उसने इमल्सिफाई कर दिया था फैट को, लिपिड को, उसने छोटे बहुत बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ा था। और लाइपेज एंजाइम जो है यही एक है, लाइपेज एंजाइम जो है एक, हेलो क्लास में, तो लाइपेज एंजाइम जो है इसी के पास बोल सकते हैं कि ये खासियत है कि लिपिड को तोड़ सकता है। अब लिपिड आप याद कीजिए कि लिपिड बना किससे होता है, लिपिड किस चीज से बना था, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से, है ना, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर के लिपिड बना हुआ था। हमने पीछे पढ़ा है बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, तो उसमें बना था, देखो याद करो हमने उसमें जो भी चीजें पढ़ी थी कि जिस से मिलके बनाया था, पाचन की क्रिया में बिल्कुल उल्टा काम होने वाला है, वो सारी चीजों को तोड़ने वाले हम इसमें, ठीक है। तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, उस लिपिड इमल्सिफाइड लिपिड को क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो ये है कुल मिलाकर के प्रोसेस भी एक तरह से हो गया इसमें, फिर प्रोसेस तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ही आगे, ठीक है। चलिए कुछ लिख लें, बड़ी आंत के संबंध में बनाइए हेडिंग। चलिए बड़ी आंत की अगर बात करें तो इसकी लंबाई विशेष है नहीं, इसके जैसी छोटी आंत के जैसी, ये लगभग 2 से 3 फुट का हो सकता है मैक्सिमम, है ना, लेंथ वाइज अगर बात करें, लेकिन मोटाई इसकी इससे ज्यादा है, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर हम देखें तो इसमें कुछ सहजीवी बोल सकते हैं कि सूक्ष्म जीव आपको मिलेगा, वो हेलमिंथ टाइप का होता है, हेलमिंथ यानी कि पीछे आपने हेलमिंथिस पढ़ा है, कृमि, फीता कृमि, गोल कृमि, नॉर्मली जो है वही जब बहुत ये हो जाता है तो हम लोग जिसको जोंक के नाम से जानते हैं। तो सहजीवी सूक्ष्मजीव जो होगा वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करता है। सहजीवी का मतलब ही होता है जो साथ में जिंदा रहे, मतलब देखो एक परजीवी होगा, परजीवी का मतलब जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है 100%, जैसे लड़कियों के माथे पे ढील होता है तो वो डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर, और ढील को खाली उससे फायदा है, ठीक है, खाली ढील को उससे फायदा है, लड़कियों को कोई फायदा नहीं उससे। सहजीवी का मतलब जिससे दोनों को फायदा हो, ठीक है। तो इस सूक्ष्मजीव को हमसे भोजन मिल जाता है, और ये सूक्ष्मजीव हमारे लिए क्या करते हैं, कुछ चीजों के पाचन में हेल्प कर देते हैं, जैसे 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 क्या, अब आ जाओ, लिख लेते हैं, बड़ी आंत के बारे में लिख लो सबसे पहले, जो पीछे आपने लिखा था उसी को कंटिन्यू करते हुए लिख लेना। छोटी आंत का अंतिम सिरा बड़ी आंत में खुलता है,
अंतिम सिरा बड़ी आंत में खुलता है। जो अंधनाल, अंधनाल, बृहदांत्र, हाँ एक्चुअली बड़ी आंत का सबसे लास्ट बोल सकते हैं कि भाग ही है कहीं ना कहीं मलाशय, ठीक है, जो अंधनाल, बृहदांत्र और मलाशय से मिलकर बना होता है। हाँ, तो मेन इसका पार्ट यही है, तथा अंधनाल, बृहदांत्र तथा मलाशय से मिलकर बना होता है। अच्छा, यहीं पे आपको अंधनाल में ही आपको एक अवशेषी अंग अपेंडिक्स है ना, अपेंडिक्स आपको यहीं पे अंधनाल में ही देखने के लिए मिलेगा। इसमें एक अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको अपेंडिक्स हिंदी में परिशेषिका कहा जाता है। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के अंदर जिसका यूज नहीं है। अब वास्तव में देखा जाए तो बाल तुम्हारे लिए काम क्या करता है? हम लोग कहते हैं कि ठीक है कि बाल जो है हमारे मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, दिमाग को ठंडा रखने में हेल्प करता है। तो फिर लड़कियों के बड़े क्यों है, लड़कों के छोटे क्यों है? है ना? एक बात बताओ, लड़कियों का काम बिना दाढ़ी का भी हो जाता है, लड़कों के दाढ़ी क्यों उगते हैं? शो के लिए, उनको भी शो करना है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका डायरेक्ट यूज तो हमारी बॉडी में नहीं, इसका इनडायरेक्ट यूज भले ही हो सकता है ना? इनडायरेक्ट यूज हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, भगवान ने दिया है तो होगा ही। जैसे नॉर्मली आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखित एक निबंध पढ़ा होगा, निबंध ही है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शायद क्लास 10th में है, क्लास 10th में है, छठा चैप्टर, पांचवा छठा चैप्टर होगा, जो भी होगा अब उतना दिमाग में नहीं, चौथा ही है। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो उन्होंने बोला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनकी उन्होंने जो है अपने हिसाब से तर्क देने की कोशिश की है कि मनुष्य जो है नाखून को मनुष्य बार बार क्यों काटता है, ताकि अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को छिपा सके। क्योंकि एक समय ऐसा था जब मनुष्य पशु हुआ करता, मनुष्य अभी भी जंतु की श्रेणी में ही हम लोग आते हैं, हम लोग अभी भी, मैन इज अ सोशल एनिमल, एक अंग्रेजी में कहावत है ना, कहावत नहीं बोलते हैं, मतलब एक सेंटेंस है, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो हम लोग सामाजिक जंतु हैं, लेकिन पहले जो आदमी सामाजिक नहीं जंगली जंतु हुआ करता था, जंगली जंतु। आप पढ़िएगा ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, फिर इन सब के बारे में। फिर धीरे धीरे जावा मानव जब से आया तब से धीरे धीरे वो बोल सकते हैं कि एक सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट की बात आए, लोग जो है बोल सकते हैं कि बस्तियों में रहने लगे, पशुपालन करने लगे, है ना? और निएंडरथल्स वगैरह जो हुआ वो काफी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि डेवलप्ड था, और फाइनली जो है हम लोग होमो हेबिलिस और देन अभी जो है होमो सेपियंस है। और हो सकता है कि फ्यूचर में ये मनुष्य, आज का मनुष्य जो है वो भी बदल जाए, इसमें भी कोई परिवर्तन आ जाए और हमारे अंदर और ज्यादा बदलाव आ जाए, ये संभव है। क्योंकि अभी तक जो हुआ है बदलाव, उसी को हम क्रम विकास में पढ़ रहे हैं। आपको 12th क्लास में पढ़ना है, आप एक चैप्टर पढ़िएगा, 7वां चैप्टर इवोल्यूशन, यानी कि क्रम विकास। तो उसमें पढ़िएगा कि किस तरह से जीवों का विकास हुआ। तो जितने के बारे में अभी तक मालूम है उतना ही ना हम आइडिया लगा सकते हैं, उतना ही ना बताएंगे, उतना ही ना पढ़ेंगे। आने वाले समय में क्या होगा उसका तो कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता है।
चलिए बात कर रहे थे हम लोग अपेंडिक्स के और अवशेषी अंग के। बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में अंग है जो अवशेषी अंग के तौर पे, जिसमें एक है अपेंडिक्स। उसके अलावा मैं आपको बता दूं जिसको हम लोग अकिलचौह बोलते हैं गांव घर में, अकिलचौह, विजडम टीथ अंग्रेजी में उसको कहा जाता है, अकल वाला चौहा, है ना। तुमको नहीं होगा कभी, है ना। तो गांव घर में अकिलचौह बोला जाता है उसको। अब वो क्या है, वो किसी काम का है नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास 32 के 32 चौहा मतलब दांत हैं, 32 के 32, तो भी तुम भोजन को चबा सकते हो। और 28 हम लोगों का भी 28 है। हाँ, तो 32 दांत तुमको अगर लगता होगा कि हम पढ़ते हैं कि 32 दांत जो है वयस्क में पाए जाते हैं, तो 32 दांत सबके नहीं होते, ये बात भी याद रखना। हाँ, वो डिपेंड करता है जबड़े के ऊपर, किसका जबड़ा कितना चौड़ा है। तो चौड़े जब, मेरा तो वैसे ही बहुत सीटा सटा सा मुंह भगवान ने दिया है, तो जिसका जबड़ा जितना, जैसे इसको 32 दांत होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इसका जबड़ा जो है ये ज्यादा चौड़ा है ना। उसका भी हो सकता है, तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हारा ये भले ही चौड़ा है, इसमें चौड़ाई नहीं है, ठीक है। रोने वाली बात नहीं, कोई बात नहीं, होगा वो देखना। तो मैक्सिमम नंबर की अगर बात करें तो वो 32 हो सकता है, ठीक है। विजडम टीथ हो गया, ये हो गया, ये सब किसी काम का हमारे शरीर में नहीं है। कुछ लोग तो पिन्ना को भी मानते हैं कि किसी काम का नहीं, ये बाह्य कर्म, इसका कोई यूज नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो इसका यूज है, इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं यूज है। क्यों यूज है? अगर ये नहीं रहेगा तो हमको सुनने में दिक्कत होगी। आप ऐसे लगा लीजिएगा तो आपको ज्यादा सुनाई देगा। ऐसे लगाने का, आप ऐसे लगा करके देखिएगा तो ज्यादा सुनाई देगा। क्यों ज्यादा सुनाई देगा? ध्वनि तरंगे इससे टकराएंगे और घूम घाम करके कान के अंदर, एक कान में जो आप देख रहे हैं कि ये भिन्न भिन्न प्रकार का खांच जो बना हुआ है, ये खांच बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? इसका क्या यूज है? इसका यूज है ध्वनि तरंगों को समेट करके अंदर की ओर रिफ्लेक्ट करना। तो इसको अगर अवशेषी, कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पिन्ना जो अवशेषी अंग है, जो आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा। अब वो दिन कब आएगा? लाखों साल लग सकते हैं इसमें, या होगा भी ऐसा कि नहीं होगा, क्योंकि लामार्किज्म को हटा दिया गया है बायोलॉजी के अंदर से भी। आपको पढ़ना है भगवान की दया से, बिहार बोर्ड बहुत पीछे रहता है अपडेट होने में। तो लामार्क ने ये बताया था कि जिस अंग का हमारे शरीर में यूज होता है, जीव जिस अंग का यूज ज्यादा करता है, वो अंग ज्यादा डेवलप होता है ना। और जो अंग कम यूज किया जाता है या नहीं यूज होता है जिसका, वो अंग जो है खत्म हो जाता है। तो उसके हिसाब से पहले सांप के पैर हुआ करते थे। हाँ, अगले साल पढ़िएगा तो मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा उसका, ठीक है, किताब में नहीं है, अलग से। तो उसमें आप वास्तव में देखिएगा कि पैर वाले सांप भी हैं कुछ। और फिर बाद में जो है धीरे धीरे सांप के पैर का कोई यूज नहीं था उसके शरीर में, फिर भी वो घसटिया काट के चलता है। आप, कहावत है कि कुत्ता को कितनों भी आप हड्डी खिलाइए, वो जाएगा उसी के पीछे। तो वही बात है, ठीक है। चलिए, तो ये बातें थी बड़ी आंत की, विशेष इसमें है नहीं। इसके 3 भाग जो हैं, इसकी बातें, चूंकि स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, काम इसके अंदर क्या क्या होगा बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आजा मलाशय और मलद्वार की बात कर लेते हैं। फाइनली अंतिम बात लिख लो, मलाशय एवं मलद्वार। ये लिखवाए थे, बताए थे, लिखवाए नहीं थे? एलियम ड्यूडेनम जेजुनम लिखवाए। अंत में रसांकुर के बारे में भी एक लाइन बोले थे कि ऐड कर ही लो। पिछले क्लास की बात है, परसों नहीं, शायद शुक्रवार को ही, परसों तो हम थे नहीं। चलो लिख लो, ये बात लिख लो फटाफट से। मलाशय में लिख लेना, बड़ी आंत
बड़ी आंत मलाशय में खुलता है। मलाशय में खुलता है, ठीक है, जिसका अंतिम भाग मलद्वार, इसी को हम गुदा के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में इसको एनस कहा जाता है, ठीक है, जिसका अंतिम भाग मलद्वार ब्रैकेट में गुदा कर लेना शरीर के बाहर खुलता है। बात हो गई खत्म। जिसका अंतिम भाग मलद्वार शरीर के बाहर खुलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ अगर हम देखें तो आहार नाल की पूरी जो हमने बताया अंग, आहार नाल के अंदर पूरे के पूरे अंग जो है, इसके अंदर 4 परतें होती हैं स्किन की। शायद उसने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, लिख लेंगे इस बात को। आहार नाल के अंदर 4 परतें, मतलब आहार नाल की दीवार जो है 4 परतों से बनी होती है। कौन कौन सी 4 परतें हैं? तो सबसे पहले सिरोसा, दूसरी जो है वह है मस्क्यूलेरिस, ठीक है। तीसरा जो है सबम्यूकोसा है, और चौथा क्या है? म्यूकोसा है, ठीक है। मतलब ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये लाल लाल सा स्किन गाल में, ठीक है, तो वो म्यूकोसा है। सबसे जो बाहर की तरफ जो है वो म्यूकोसा है, और सबसे अंदर में जो होगा वो सिरोसा है, ठीक है। ठीक है, देखो इन सब की अगर बात करें तो सब विशेष प्रकार के ऊतकों से बनी हुई है। अगर हम सिरोसा की बात कर ले तो ये सब संयोजी ऊतक से बनी हुई। म्यूकोसा में भी कुछ संयोजी ऊतक होते हैं। सब म्यूकोसा में अगर हम देखें तो इसमें विशेष प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑब्जर्व करने में मदद करती हैं, अब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। और मस्क्यूलरिस नाम से ही स्पष्ट है कि ये इसमें कहीं ना कहीं मसल्स की बात होगी। मस्क्यूलरिस मतलब मसल्स वाला। तो मस्क्यूलरिस की अगर बात करें तो इसमें क्या होती है? वर्तुलाकार पेशियां होती हैं रिंग के फॉर्म में, ठीक है। ये विशेष प्रकार के पेशी से बनी होती है ना, ये पेशी से बनी होती है। तो इसकी ये काम क्या करता है? मस्क्यूलरिस का विशेष काम क्या है? अब देखो भोजन मान के चलो कि हमने खाया, तो यहाँ पे हमने देखा कि चबा लिया और एक बार सीधे निकल गए। तो ऐसे कैसे निकल गए? कैसे निकल गए? जब तक कोई हमारे ठोंठी को दबाने वाला नहीं होगा तब तक तो भोजन नहीं निकल आ पाएगा। कॉमन सेंस की बात लगाओ, ठोंठी जताया तब भोजन निकल आया। तो ये इसोफेगस को दबाने का काम कौन किया? कहीं ना कहीं हम जो रिंग की बात कर रहे हैं वो वलयाकार पेशियां जो है वो हेल्प करती हैं क्रमाकुंचन में। अब मान के चलो कि आगे भोजन पहुंच गया स्टमक में,
स्टमक में पहुंच गया, वहां से वहां पे जो भी काम करना था कर लिया। स्टमक में विशेष क्रमाकुंचन जैसा कोई ये नहीं होता है, ठीक है। उसमें जठर रस निकलेगा, जठर रस में जो एसिड होगा वो एसिड से बहुत सारे काम होते हैं। उस एसिड से एक तो बैक्टीरिया मर जाता है, HCl निकलता है उसमें, ठीक है। इससे क्या होगा, सबसे पहली बात तो उससे क्या है, सबसे पहले तो बैक्टीरिया निकले, बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है, अब एसिड है तो पानी में घुल करके हम जानते हैं कि कौन सा आयन देगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन आयन देता है। एसिड पानी में घुल के H+ आयन देता है, और ये बेस जो है पानी में घुल के OH- आयन देता है। तो ये H+ आयन क्या करेगा, ये पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देगा। इसी में ये जठर रस जो निकलता है तो उसमें पेप्सिनोजन निकलता है, पेप्सिनोजन निकलता है। और पेप्सिनोजन H+ के साथ मिलता है जब, तो क्या बनाता है, पेप्सिन बना लेता है। और ये पेप्सिन क्या करता है, आगे प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका विशेष योगदान है। तो उसमें कोई क्रमाकुंचन जैसी स्थिति नहीं होती है, लेकिन जैसे ही इसके आगे बढ़ेगा भोजन, ठीक है, स्टमक से आगे निकलेगा, छोटी आंत में निकला, अब एक पतली, एकदम पतली सी नली है, उसमें भोजन पहुंचा, तो उसके बाद वो अगर कोई उसको धक्का देने वाला नहीं होगा, आगे बढ़ेगा, बताओ, ये 20 फुट 22 फुट का रास्ता पार करेगा, फिर उसके बाद जो है बड़ी आंत में भी उसको जाना है, वो पार नहीं कर पाएगा। और वहां पे कोई खोचारी करने वाला तो होगा नहीं कि भोजन को खोचारी कर करके आगे बढ़ाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो कोई ना कोई तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि जो अपने आप उसको धक्का देने का काम करे। तो विशेष प्रकार की जो पेशियां होती हैं मस्कुलरिस, ये विशेष प्रकार की पेशियां क्या करती है, हमारे आंत को, छोटी आंत को, और ऐसे मतलब क्रमाकुंचन जिसको बोलते हैं, फैलना सिकुड़ना, ये करवाती रहती है। और इसकी वजह से क्या होता है, भोजन आगे की ओर बढ़ता रहता है, और इसी बीच में अपना पाचन का प्रोसेस भी चलता रहता है, ठीक है। यही है कुल मिलाकर के फिलहाल इतनी बातें। चलिए, और उसके बाद देख ले, रसांकुर के बारे में हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अगले दिन जो है चलिए, अगले दिन जो है हम लोग पाचन ग्रंथियों की बात करने वाले हैं। पाचन ग्रंथियों को अगले दिन पढ़ लेंगे, ठीक है। छुट्टी।